Dear students, MSc Previous Chemistry, Physical Chemistry, यूनिट नंबर 4, सरफेस केमिस्ट्री में वीडियो नंबर 4 में अभी तक आपने पिछले 3 वीडियो में कैपिलरी एक्शन, एडजॉर्प्शन, लैप्लास इक्वेशन, केल्विन इक्वेशन और गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे बेट थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन और इसके साथ बाद में जो है हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ बेट थ्योरी। बेट थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन हमें ये बताती है कि किसी भी मेटल सरफेस पर जब किसी गैस पर प्रेशर लगाया जाता है तो वह गैस उस मेटल सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होती है और जब वो एडजॉर्ब होती है तो पहले वो एक सिंगल लेयर बनाती है, फिर उसके बाद में सेकेंड लेयर बनाती है, फिर तीसरी लेयर बनाती है, फिर चौथी लेयर और इसके बाद में एक के बाद में एक लेयर बनती चली जाती है। तो इस मल्टी लेयर एक के बाद जो एक लेयर बनती है गैस की, तो वो जो है बेट थ्योरी के थ्रू बताई जाती है और इस बेट थ्योरी के द्वारा हम सॉलिड मेटल जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बेट थ्योरी में 3 अक्षर हैं BET, तो ये तीनों साइंटिस्ट के पहले अक्षरों के नाम से जो है ये थ्योरी दी गई। बेट में B फॉर ब्रूनर, E फॉर इमेट एंड T फॉर टेलर इन 1938 में जो है ये थ्योरी दी गई थी। तो इस मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन होने के कारण इसको जो है बेट थ्योरी ऑफ मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब पॉइंट वाइज हम इसकी स्टडी कर रहे हैं कि ये बेट थ्योरी इज गिवन बाय ब्रूनर, इमेट एंड टेलर इन 1938। सेकंड पॉइंट है इट इज गिवन फॉर मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन, ये जो है एक से ज्यादा लेयर्स के लिए दी गई ऑन सॉलिड सरफेस। सॉलिड का मतलब यहाँ पर मेटल से है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार मेटल सरफेस इज होमोजीनियस इन नेचर, मेटल जो होती है वो होमोजीनियस इन नेचर होती है एंड हैव डिफरेंट साइड फॉर एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन के लिए, अधिशोषण के लिए उसके पास में जो है डिफरेंट साइड्स होती हैं। चौथा पॉइंट है ड्यू टू फिजिकल एडजॉर्प्शन गैसियस मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब ऑन द मेटल साइड, गैसियस मॉलिक्यूल जो है मेटल साइड पर जो है एडजॉर्ब हो जाते हैं एंड सरफेस साइड्स या और सरफेस साइड एंड फॉर्म मल्टी लेयर, और मल्टी लेयर बनाते हैं या एक के बाद एक लेयर बनाते हैं। ये भी माना जाता है इट इज एज्यूम दैट सॉलिड सरफेस possesses यूनिफॉर्म localized sites and adsorption at one site. Adsorption at one site does not affect adsorption at neighboring site, यानी कहीं एक जगह अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है तो पास वाले एडजॉर्प्शन को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है कि किस तरह से जो है मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन होता है। ये जो लाइन आपको क्रशर की नजर आ रही है ये कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है जिसको सॉलिड मेटल सरफेस कहा है। इस मेटल सरफेस पर कोई भी गैस है, जब इस गैस पे हल्का प्रेशर लगाया जाता है तो ये गैस के पहले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ आकर के जमा होते चले जाते हैं। ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं इस लेयर को हमने नाम दिया है L1। तो L1 लेयर जो है मेटल सॉलिड मेटल सरफेस और गैस के अणुओं के बीच में बनती है। L2 लेयर जो है L1 लेयर के ऊपर बनती है, L3 लेयर जो है L2 के ऊपर बनती है और L4 L3 के ऊपर बनती जाती है। इस तरह से ये एक मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता चला जाता है। ये थे बेसिक पॉइंट्स किसके, बेट इक्वेशन के। Here we see that first layer is formed between solid surface and gas, but second, third and fourth layer are formed on n-1 layer. n-1 layer जो gaseous layer हैं उनके लिए हमने यूज किया है। The energy of adsorption is the first layer is E1 and it is assumed to be constant, and the similar energy for succeeding layers are the same as it is E1, यानी इनकी जो एनर्जी है, पहली लेयर की जो एनर्जी है उसको भी हमने E1 माना और बाद की जो लेयर्स हैं उनकी भी, सक्सीडिंग जो लेयर्स हैं उनकी भी एनर्जी को हमने E1 माना है। यदि हम बेट इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट देखें कि बेट इक्वेशन है क्या, तो बेट इक्वेशन हमारे लिए ये है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने आपको बंद करके दिखाई है दैट इज बेट इक्वेशन। बेट इक्वेशन है P अपॉन V P नॉट माइनस P इक्वल्स टू 1 अपॉन मोनो इंटू C प्लस C माइनस 1 V मोनो इंटू C इंटू P अपॉन P नॉट। अब यहाँ पर P जो है, सबसे पहले यहाँ पे P है तो P क्या है, प्रेशर एट विच गैस एडजॉर्ब, यानी किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर कोई गैस है और उस पर अपन प्रेशर लगाते हैं तो वो वहां पर एडजॉर्ब होती है, तो हम प्रेशर कितना लगा रहे हैं दैट इज प्रेशर एट विच गैस
एडजॉर्ब। दूसरा है पी नॉट, इट इज ए कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज एबनॉर्मल प्रेशर। वी टोटल वॉल्यूम यानी गैस का टोटल वॉल्यूम कितना है, सी इज द कांस्टेंट, यहाँ पे सी जो है कांस्टेंट है, एंड वी एम वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर मोलिक्यूल्स। मोनोलेयर जो सिंगल लेयर मोलिक्यूल्स जो लेयर है उन मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना है, वी एम, तो वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर मोलिक्यूल्स। तो ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट ऑफ बैट इक्वेशन। इस बैट इक्वेशन से हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक बार ये पूरा पार्ट जो है इसका एक साइड में ले लेंगे, एक एक्सिस वाई एक्सिस पे ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे जो है हम प्रेशर ले लेते हैं। तो बाकी जो पार्ट बचता है ये जो है हो जाता है इंटरसेप्ट, और ये जो पोर्शन बचता है C-1 V मोनो इंटू सी पी इंटू पी नॉट, ये इंटरसेप्ट होता है और ये होता है स्लॉप। C-1 V m मोनो इंटू सी इंटू पी नॉट जो है हमारे लिए होता है स्लॉप। बाई दिस वे या इस इक्वेशन के द्वारा हम सॉलिड सरफेस का जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बैट इक्वेशन में डेरिवेशन ऑफ बैट इक्वेशन। बैट इक्वेशन के डेरिवेशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास किया है। बैट इक्वेशन फिर से हम डेरिवेशन में लेकर के चलते हैं। आप जानते हैं कि बैट इक्वेशन जो है ब्रूनर, इमेट एंड टेलर ने दी थी, ये मॉडल दिया और इसे ही हमने जो है बैट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये किसके लिए दिया, फॉर द मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन। बैट इक्वेशन जो है मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन के लिए दी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडजॉर्प्शन कैन प्रोसीड एज, यानी ये मान लीजिए कोई भी सॉलिड सरफेस है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर के जो है गैस जमा होती है। ये वाला जो है सॉलिड मेटल सरफेस है, देख रहे हैं जहाँ पे क्रशर है, इसके ऊपर पहली लेयर के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर के जमा होते हैं। तो S is the solid vacant site on the surface and A are the gaseous molecules which are adsorbate। A और S दोनों जब आकर के सॉलिड सरफेस के ऊपर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स आकर के एडजॉर्ब होते हैं तो इन दोनों के बीच में जो है बॉन्डिंग होगी और वो बनेगा एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल ऑफ A, और इसको हमने कहा AS। ठीक है, इसके लिए हमने यदि हम K1 लिखना चाहें तो ये हो जाएगा θ1 अपॉन θV इंटू P। अब इस इक्वेशन में कौन सी चीज क्या है, P को तो आप सिंपल वे में आप समझ लें प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर है। ठीक है, K जो 1 है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड जो सरफेस है उसके ऊपर आकर के जमा होंगे, वापस चले जाएंगे, जमा होते जाएंगे और वापस चले जाएंगे। इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम जो है डेवलप हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे दोनों तरफ तीर के निशान के थ्रू प्रदर्शित किया है। और इस समय जो कांस्टेंट दिया जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वो हमारे लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1। अब यहाँ पर θ1 जो है दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइड कवर्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल्स। θ1 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइड्स कवर्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो टोटल सॉलिड की सरफेस है उस सरफेस को गैसियस मॉलिक्यूल्स ने कितना कवर किया है, कितना भाग जो उसको कवर कर लिया, दैट इज θ1। और θV है फ्रैक्शन ऑफ टोटल वैकेंट साइट, यानी सर मेटल जो सरफेस है उसके ऊपर टोटल वैकेंट साइट्स कितनी है, दैट इज θV। तो θV टोटल वैकेंट जो है फ्रैक्शन ऑफ टोटल वैकेंट साइट्स है, जबकि θ1 जो है फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइट्स कवर्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल्स, यानी मेटल के ऊपर जो टोटल वैकेंट साइट्स हैं वो तो हो गई θV उनका फ्रैक्शन, और उनमें से गैसियस मॉलिक्यूल्स ने कितनी कवर कर ली, दैट इज θ1। और यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K1 वो देंगे θ1 अपॉन θV इंटू P। ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ एडिशनल मॉलिक्यूल्स सिट ऑन द सरफेस साइड टॉप एंड फॉर्म्स मल्टी लेयर। क्या बनाएंगे, मल्टी लेयर। कैसे बनेंगे, जब मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस साइड्स पर के ऊपर आकर के जो है जमा होते जाएंगे। द प्रोसेस इज ए सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या होगा, सीक्वेंस केमिकल रिएक्शन का एक सीक्वेंसेस होगा। तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का निशान है, इसका मतलब हमने यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट किया है। 4 पार्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ताकि इसको समझना इजी रहे। अब हम लेकर के चलते हैं कि जैसे ही आपकी फर्स्ट लेयर मान लीजिए A और S यानी सॉलिड सरफेस और गैसियस मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट लेयर बन गई, उसके ऊपर
दूसरी लेयर बनाने के लिए जो है गैसेस मॉलिक्यूल आकर के जमा होते हैं, तो ये बना लेंगे A2S, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा K2 θ2 अपॉन θ1 इंटू P। आगे चलते हैं, जब दूसरी लेयर बन गई तो उसके ऊपर फिर तीसरी लेयर बनाने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल्स आकर के उसके ऊपर जमा होते हैं, और ये A3S जो है थर्ड लेयर बन जाती है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा कांस्टेंट K3 इक्वल टू θ3 अपॉन θ2 इंटू P। यदि मान लीजिए आपके पास कितनी भी लेयर बनी हुई हैं, उन लेयर्स के ऊपर एक और गैसियस मॉलिक्यूल्स आकर के जमा होते हैं, तो आपके पास n लेयर बन जाती है। तो n-1 लेयर के ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल जब जमा होते हैं तो n लेयर बन जाती है, और उसको हमने नाम दिया ANS। तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देंगे Kn, और ये हो जाएगा थीटा n अपॉन थीटा n-1 इंटू P। तो इस तरह से हम जो है प्रत्येक लेयर के लिए, या जो ये है फर्स्ट, हर लेयर के लिए जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेंगे। तो K1 के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन 1 के द्वारा दिया गया है, ये सेकंड लेयर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये जो है थर्ड लेयर के लिए है, और ये n लेयर के लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। All above equilibrium constant are equal except first K1. So we can write all the equilibrium constant are equal. It means only except first. Then we can write K2 equals to K3 equals to K4 equals to dash 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 Kn, और इसको हमने नाम दे दिया K। K is the क्या है equilibrium constant for the reaction। तो ये हो जाएगा A gaseous molecules हैं, वो equilibrium constant है, A liquid, और इन दैट केस हम जो है Ag कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है वो इक्विलिब्रियम में है A लिक्विड के साथ में, देन हम K लिखेंगे 1 अपॉन P नॉट, और P नॉट क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। वी कैन यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरियस थीटा I जो वी है। यहाँ देखिए K2 को हमने लिखा था θ2 अपॉन θ1 इंटू P, तो K2 की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि K2 K के बराबर है, यहाँ पे आपने देखो K2 K3 K4 ये सब किसके बराबर हैं, K के बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे K θ2 अपॉन θ1 इंटू P, और θ2 निकालना हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इनको मल्टीप्लाई कर, तो K इंटू P इंटू θ1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। जो आपने काम इसके लिए यहाँ पे किया है वही काम आप सेम इसके लिए बाकी के लिए भी हम करेंगे। K3 के स्थान पर हम लिख देंगे K, और θ3 अपॉन θ2 इंटू P, θ3 निकालना हो तो θ2 K इंटू P, ये इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से K4 के स्थान पर अपन वापस K लिख देंगे, और ये हो जाएगा K इक्वल टू θ4 अपॉन θ3 इंटू P, तो θ4 इक्वल टू हो जाएगा θ3 इंटू K इंटू P, इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5, ये रही 4 और ये रही इक्वेशन 5, तो हम लिखते हैं θ3 इक्वल्स टू θ1 इंटू K इंटू P का स्क्वायर। देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, θ3 इक्वल्स टू है θ2 इंटू K इंटू P, तो इस इक्वेशन 4 का मान जो है 5 में रख देंगे आप, तो θ2 का मान क्या है θ1 K इंटू P, तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए K इंटू P θ1, तो ये आ जाएगा आपके पास θ3 इक्वल्स टू θ1 K इंटू P का होल स्क्वायर। अब कहने का मतलब यदि हम थर्ड लेयर के लिए लिखेंगे तो इसको यदि हम θi मान लेते हैं, थर्ड को मान लीजिए i मानते हैं, तो यहाँ पे θ1 ही आएगा, K इंटू P अपनी जगह आएगा, लेकिन जो स्क्वायर है वो जो भी यहाँ पे ith लेयर जो लेंगे आप उसके लिए i -1 आ जाएगा, यानी एक लेयर जो है उसके लिए आपको कम करनी पड़ेगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। 7 क्या कह रही है, थीटा आई कोई भी जो लेयर है nth लेयर जो है उसके लिए अगर हम लिखेंगे थीटा आई तो हो जाएगा θ1 इंटू K इंटू P I -1। द सम ऑफ ऑल दीज फ्रैक्शंस मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी, इन सब का रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। देन 1 इक्वल्स टू थीटा V प्लस समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर के थीटा I तक। 1 अपनी जगह आ गया, थीटा V प्लस समेशन I θ1, आप थीटा I का मान रख दीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 7 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप यहाँ से, तो ये आ जाएगा θ1 K इंटू P पावर I -1 या ith -1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 8।
भी मान लेते हैं कि Kp इक्वल्स टू होता है x, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे, इजी रहे। तो Kp इक्वल्स टू हम x मान लेते हैं और Kp इक्वल्स टू x रख करके हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो ये वाली इक्वेशन में देखिए 1 अपनी जगह है इक्वल्स टू थीटा v प्लस थीटा 1 अपनी जगह आ गया, लेकिन Kp की जगह हमने रखा x और पावर 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 का मान क्या हो गया, i का मान 1 से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ i इक्वल्स टू 1 नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पे i का मान 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू x की पावर 0 और x की पावर 0 का मान आ गया 1। फिर अगर 2 रखते तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 का मतलब Kp की पावर 1 और Kp को हमने मान लिया x, तो x की पावर 1। फिर इसके बाद x की पावर 2 हो जाएगा, फिर x प्लस x की पावर 3। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। इन सब पूरी सीरीज का जो टोटल है वो हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस x। तो ये वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में लिख करके जो है इसका रिजल्ट यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 1 अपनी जगह आ गया इक्वल्स टू थीटा v प्लस थीटा 1 इंटू 1/1 माइनस x, इक्वेशन नंबर 9। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी स्टार्ट पार्ट सेकेंड। फॉर द फर्स्ट एडजॉर्प्शन थीटा v इक्वल्स टू होता है थीटा 1/k1 इंटू p। नाउ वी डिफाइन ए न्यू कांस्टेंट। देखिए फर्स्ट एडजॉर्प्शन हो गया था आपके लिए थीटा v इक्वल्स टू थीटा 1/k1 इंटू p। हम ये भी जानते हैं c बराबर होता है k1/k, तो k1 की जगह हम क्या लिखें, c इंटू k लिख सकते हैं। थीटा v अपनी जगह आ गया, थीटा 1 अपनी जगह आ गया, k1 इंटू p की जगह हम k1 की जगह हम लिखेंगे ck। तो यहाँ पे k1 की जगह आ गया ck और p अपनी जगह है, तो ckp आ गया। और kp का मान हमने क्या लिखा, x, तो हमारी इक्वेशन नंबर 10 बन गई थीटा v इक्वल्स टू थीटा 1/c इंटू x। हम वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा v की। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 10 की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 9 में। जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 इक्वल्स टू थीटा 1, ठीक है, 1/cx प्लस 1 माइनस x। देखिए थीटा v की जगह अपन क्या रखेंगे, थीटा 1/cx, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, थीटा 1 आ जाएगा, तो 1/cx प्लस 1 माइनस x मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को जो है 1 के नीचे ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे और कॉमन लेंगे, तो हमारे पास थीटा 1 का रिजल्ट हम निकाल लेंगे। थीटा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा c इंटू एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस c माइनस 1 इंटू एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 11। थर्ड पार्ट को लेकर के चलते हैं। हम ये मानते हैं n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। किसी कोई भी जो एडजॉर्बेंट का पर यूनिट मास है उसके द्वारा n जो है टोटल गैस के टोटल n मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब किया गया है, एंड Cs टू बी द टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइट्स पर यूनिट एरिया। और उस मेटल सरफेस के ऊपर Cs जो है टोटल सरफेस साइट्स है यूनिट मास पर। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग वन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग वन मॉलिक्यूल्स वो हो जाएगा Cs इंटू थीटा 1। इसी तरह से नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग 2 मॉलिक्यूल्स 2Cs थीटा 2, और इसी तरह से नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग 3 मॉलिक्यूल्स 3Cs थीटा 3। ये तीन चीजें हों। सो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू जो आएगी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, तो उसको हम लिखेंगे, यहां से इन सबको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो Cs कॉमन ले लिया, थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 प्लस 3 थीटा 3 प्लस एंड सो ऑन। तो हम इसको लिखेंगे इक्वल साइन Cs समेशन आई नॉट थीटा i, यानी आई नॉट जो भी 1 2 3 वो हम लगाते जाएंगे और थीटा i 1 2 3 आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हमने इसको हम ये भी जानते हैं कि थीटा i इक्वल टू होता है थीटा 1 x की पावर i माइनस 1। तो n अपनी जगह आ गया, Cs अपनी जगह है, थीटा 1 यहाँ सब में जो है अपन वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा 2 की 3 की, और इन सब की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा n इक्वल टू Cs थीटा 1 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इन सबको हम क्या लिख देंगे, Cs थीटा 1 समेशन i माइनस 1 i इक्वल टू 1 i इंटू एक्स पावर i माइनस 1, और इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास में 13। यदि हम इसका ये वाला जो पार्ट है इसका हम d अपॉन dx करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा हमें d अपॉन dx करने पर इसका रिजल्ट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, जिसको
वापस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हम इसका जो रिजल्ट है वो हम लिख देंगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 14 हमें प्राप्त हो जाएगी और वो हो जाएगी n इक्वल्स टू सी एस थीटा 1 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर आपके लिए 14। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ पार्ट है। इफ द एंटायर सरफेस इज कवर्ड ए मोनोलेयर, माना कि कोई सरफेस जो है मोनोलेयर के थ्रू ही कवर्ड है, देन NM मोनोलेयर मॉलिक्यूल्स वुड बी एडजॉर्ब, NM मॉलिक्यूल, N फॉर M मोनोलेयर के लिए यहाँ पे आया है, वो ही एडजॉर्ब होंगे। सो N मोनो जो है CS के बराबर हो जाएंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 14 वी कैन राइट N इक्वल्स टू NM थीटा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वेशन मिल गई आपको 15। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 11 इन इक्वेशन 15, थीटा 1 की जो वैल्यू है वो अपन 15 में पुट करते हैं। थीटा 1 की वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 11 से यहाँ से ले आइए, सी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी माइनस 1 इंटू एक्स, ये वैल्यू यहाँ से निकाल करके जो है आप थीटा 1 के स्थान पर रख दीजिए। तो ये देखिए n1 अपनी जगह, n अपनी जगह आ गया, nm अपनी जगह है, थीटा 1 की जगह हम ये रख देंगे, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है उससे कैंसिल होकर के 1 माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 16। यहाँ हम देखते हैं n अपॉन n मोनो जो है v टोटल अपॉन v मोनो के बराबर होता है। तो यहाँ से nm को आप नीचे ले गए तो ये हो गया n अपॉन nm, तो n अपॉन nm की जगह आपने रख दिया v टोटल अपॉन v मोनो, तो यहाँ पे आ गया v टोटल, तो nm की जगह आप रख दीजिए vm इंटू सी इंटू एक्स, बाकी एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स ब्रैकेट शुरू 1 प्लस सी माइनस 1 इंटू एक्स, और इक्वेशन नंबर 17 आपको मिल गई। हमने शुरू में ये रखा था k इंटू पी इक्वस टू होता है x और k इक्वस टू होता है 1/p0। अतः हम बेट इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए x इक्वस टू हम क्या लिख सकते हैं, p/p0। कैसे, x बराबर हो गया k इंटू पी और k का मान है 1/p0, तो p/p0 लिख सकते हैं x की जगह। तो v टोटल यदि हमें निकालना हो तो v टोटल इक्वल टू vm अपनी जगह आ गया, c इंटू जगह अपनी जगह आ गया, लेकिन जो x है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, p रख देंगे। कैसे, p/p0, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स की जगह p/p0 रख देंगे। फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा p0 माइनस p, और p0 ऊपर जाएगा तो ये इसके p0 से p0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचता है 1 प्लस सी माइनस 1 और x की जगह p/p0, ये हो गई 18। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 18 बाई p0 माइनस p/p बाई द बोथ साइड्स वी गेट। अब जो 18 वाली इक्वेशन है इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ आप p0 माइनस p/p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा न्यू p0 माइनस p/p इक्वल टू vm इंटू सी 1 प्लस सी माइनस 1 p/p0। जो कटना है वो कट जाएगा। अब इसका यदि हम रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल द टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द बोथ साइड्स वी हैव, उल्टा लिख दीजिए आप इसको, p/v p0 माइनस p इक्वल टू 1/vm इंटू सी प्लस c माइनस 1/vm इंटू सी p/p0। तो ये आ गई अपने पास में फाइनल बेट इक्वेशन। तो यही जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जो बंद की हुई है दैट इज बेट इक्वेशन। तो इक्वेशन 19 आप इसको कह सकते हैं, देखिए यहाँ से पेज 19 और इक्वेशन भी 19। इक्वेशन 19 इज ए वेल नोन बेट इक्वेशन। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड। इसको हम क्या है एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड करते हैं। द प्लॉट ऑफ p अपॉन v p0 माइनस p वर्सेस p, यानी ये p और इसके बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, वी गेट ए straight line from the intercept vm into c and slope c minus 1 vm c into p0 we can calculate the value of vm। मोनोलेयर के लिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए आप एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ से ये ले लीजिए p, एक्स एक्सिस पे ग्राफ पे हम क्या ले लेते हैं, p ले लेते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका, ये आपने ले लिया एक्स एक्सिस में, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है पूरा जो है आपने ले लिया y एक्सिस पे, p अपॉन v p0 माइनस p। 1/vm इंटू सी आपके लिए हो गया, ये हो गया आपके लिए इंटरसेप्ट, तो आपने इसको मान लिया इंटरसेप्ट 1/vm इंटू सी, ये हो गया आपके लिए इंटरसेप्ट।
तो अब इसमें और इसमें जब ग्राफ खींचते हैं तो आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। स्ट्रेट लाइन के यहाँ जो पोर्शन बचता है c-1 vm इंटू सी और p नॉट, ये आपके लिए हो जाता है स्लोप। तो स्लोप हमारे लिए हो जाएगा c-1 अपॉन vm इंटू सी इंटू p नॉट। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा जिसमें x एक्सिस पे हमने p लिया है, y एक्सिस पे p लेफ्ट हैंड साइड पूरा ले लिया है p अपॉन v p नॉट माइनस p, और दोनों के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो 1 अपॉन VMC आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा और स्लोप हो जाएगा c-1 अपॉन Vm इंटू सी इंटू P नॉट। बाई दिस वे सरफेस एरिया ऑफ ए फाइनली डिवाइडेड सॉलिड कैन बी डिटरमाइन। इस प्रकार से जो है हम सॉलिड का जो है सरफेस एरिया डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारे लिए बेट इक्वेशन और उसका ग्राफ, और इस ग्राफ के माध्यम से हम जो है सरफेस एरिया ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड कैन बी डिटरमाइन। इसके द्वारा हम सॉलिड सरफेस का जो एरिया है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।